क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज की इस विविध प्रश्नावली साइंस की जो विविध प्रश्नावली है उसमें आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। इसको देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो का लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। तो आइए वीडियो को लाइक करके आप शेयर करें और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। राकेट सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 जो होता है कम होता है। तो यह याद रखें कि क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, केमिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आ भी सकता है ये। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो तापमान मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का हिमांक कितना होता है। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है। तो वह कार्य शून्य होगा। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य जो है शून्य माना जाता है। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। प्रकाश से है। विबग्योर अर्थात वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये विबग्योर स्पेक्ट्रम जो कि प्रकाश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो ऐसा होता है जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। तो तकाशी हिरोज न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आज का हमारा क्या है कि प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। तो प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अत्यधिक शीत में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट क्यों जाती हैं। तो अत्यधिक शीत अर्थात जाड़े में पहाड़ों पर पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं। इसका कारण होता है पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने लगता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो वह भी 60 ही अंश होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उनको हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी, सूखी लकड़ी इत्यादि। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है। तो वो 1 होती है। सापेक्ष विद्युतशीलता 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है। तो उसको धन आवेश आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, जो कि परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को का नाभिकीय ईंधन जहाँ हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो जाता है तो वह स्वायत्त बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। याद रखेंगे कि एक सूर्य में जैसे ही किसी तारे का नाभिकीय ईंधन जो होता है, जो हाइड्रोजन होता है, जब समाप्त होता है तो स्वायत्त बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है।
इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, लगभग 1 लाख केल्विन हो जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। ट्राइबोलॉजी घर्षण और स्नेह के अध्ययन को कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर का पूर्ण रूप है, पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो अटाकामा पेरू में है। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन ये वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से रखा गया है, के सम्मान में रखा गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में की गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गॉगरिन जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है, 1961 में गया था। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री है, 1963 में गई थी। GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का पूरा नाम है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 3% है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो वो गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? तो ऐसी ध्वनियों को पराध्वनिक ध्वनियाँ कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनिक तरंग किस प्रकार की होती है? तो अंतर्गत तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दाब पर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित होता है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। जब वायु की गति बढ़ेगी तो दाब घटेगा। दंत चिकित्सा किस दर्पण द्वारा प्रयोग की जाती है? अवतल। दंत चिकित्सा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सा में जो है डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रेडियो तरंगे तथा यक्स किरणें किस प्रकार से विकिरण प्रकाश रेडियो तरंगे तथा यक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ये। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ भी सकता है परीक्षा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई थी? बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे दोस्तों, परीक्षा में आ भी सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। एक सरल दूरदर्शी को कम से कम कितने उत्तल लेंस से बनाया जाता है? तो 2 उत्तल लेंसों द्वारा बनाया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? लाल कमल का फूल जो होता है वो हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? राडार संसूचन के कारण। राडार संसूचन से बचाव हेतु, राडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक
प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट शीशे के रजतन के लिए प्रयोग होता है। सिल्वरिंग ग्लास जो होता है उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के से आकाश काले रंग का दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश जो है काले रंग का दिखाई देता है। याद रखेंगे। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? लगभग 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप को लेपित किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अगला प्रश्न हमारा है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा पाई जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सन 1957 ईस्वी में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर के कारण ही ऊष्मा स्थानांतरित होती है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग सबसे अच्छा अवशोषक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं लगे होते हैं, ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में लगे होते हैं, ये याद रखना है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा होता है जहां सभी प्रकार की आणविक गतियां बंद हो जाती हैं? तो परम शून्य ताप होता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंतृप्त जो चीनी का घोल होता है उसमें जो है उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो वो गामा किरणें सबसे हानिकारक होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह एक मोबाइल चार्जर की युक्ति है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो द्रव्यमान को किया जाता है। सूत्र होता है P बराबर mv। तो देखिए यहाँ पे P क्या है? P हमारा ये संवेग है, m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। तो यहाँ पर किसको सम्मिलित किया गया है? द्रव्यमान अर्थात m। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तड़ित चालक तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग घट जाती है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारे का रंग उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होगा? तो 14.4 ग्राम होगा। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं, एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यक्तीकरण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले रंग की कांच की प्लेट जो होती है धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी के द्वारा हम हृदय की गतिविधि को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, आया भी होगा शायद। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवण। ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं दिखता है लेकिन प्रकाश तरंग में ध्रुवण दिखता है, क्योंकि ध्रुवण जो होता है प्रकाश से ही संबंधित होता है। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रकाशिकी उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों के साथ एक दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वो दूरबीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समानचाल एवं प्रवर्ती वेग। जब जलवाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो क्यूरी तापमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संगीत समारोह में छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि शोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी स्थिर रहती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यश चंद्रशेखर ने किया था। आइए इस टेबल के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार में विभिन्न स्थितियां। पहली स्थिति, जब लिफ्ट विरामावस्था में होगी। तो देखिए, जब लिफ्ट विरामावस्था में होगी तब क्या होगा? जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होगा। उसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 3 में क्या बताया गया। नंबर 3, जब लिफ्ट त्वरण के ऊपर चलती है, त्वरण से ऊपर चलेगी, ऊपर की ओर जब जाएगी तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है परीक्षा में। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगी तब क्या होगा? तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं। नंबर 4 पॉइंट में क्या बताया गया है, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आएगी तो जब ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा और जब नीचे आएगी तो भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति की पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा।
ये लिफ्ट के नीचे उतर समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ भी सकता है परीक्षा में ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में मिला था। अगला प्रश्न, कोई कार एक समान गति चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लंबे सूखे बालों पर ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे है, कुछ प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत क्या हैं? तो यहाँ पे यंत्र और उनके सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला यंत्र हमारा है भाप इंजन, उसके बाद विद्युत जनरेटर, फिर रॉकेट प्रक्षेपण, रेडियो, दूरदर्शन और वायुयान। तो सबसे पहले भाप इंजन जो है उसका सिद्धांत है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर भाप इंजन कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति का तृतीय सिद्धांत जो है उस पर जो है आधारित है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण तरंगों पर जो है कार्य करता है। इसके बाद वायुयान है, तो वायुयान जो है बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है सोनार। सोनार जो है पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक रेशे तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति पर आधारित है। फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टेबल है इसमें देखिएगा, इसमें भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ कहाँ पर है इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में है और इसका राज्य है दिल्ली। भारतीय तकनीक अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है और इसका राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है, राज्य इसका उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड राज्य। और भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान पूछा भी गया परीक्षा में, नई दिल्ली में है और इसका राज्य दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है और इसका राज्य दिल्ली है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये मुंबई में है, राज्य इसका महाराष्ट्र है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, राज्य महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है, राज्य महाराष्ट्र है। और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है और राज्य इसका महाराष्ट्र है। भाभा अनुसंधान संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। और केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद आगे के देखते हैं। आगे की टेबल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय पैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में,
और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में स्थित है। आइए इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग क्या है? तो सबसे पहले युक्ति और उसका ऊर्जा रूपांतरण। तो विद्युत हीटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो प्रश्न बनते ही हैं परीक्षा में। तो विद्युत हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, और वाष्प इंजन जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद देखते हैं टेबल में और युक्तियां और उनके ऊर्जा रूपांतरण। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परमाणु बम जो होता है रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा रूपांतरण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।